नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है मूल अधिकारों में से सेकंड अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। हमने समानता का अधिकार पिछली क्लास में कर लिया है और 2-3 दिन से अपनी क्लास जो डिले रही है, कोई टेक्निकल खराबी की वजह से क्षमा प्रार्थी हैं। अभी आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। आज हम इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमें 19 से अनुच्छेद 22 तक मिली हुई है। इनमें हम अध्ययन करेंगे विस्तार से। मित्रों, आज का टॉपिक है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य हमारी स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसका हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 19 से 22। हम सर्वप्रथम अध्ययन कर रहे हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंदर 19 के अंदर जो स्वतंत्रताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। 19(1) या कहेंगे कि अनुच्छेद 19 के अंदर मूल संविधान में कुल 7 स्वतंत्रताएं थी। कितनी स्वतंत्रताएं थी मित्रों? 7 स्वतंत्रताएं थी। बात करें, आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कुल कितनी स्वतंत्रताएं थी, तो आपको ध्यान देना है कि अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में कुल कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख था? 7 स्वतंत्रताएं। आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 19 में वर्तमान में क्या लिखेंगे? वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं मित्रों? 6 स्वतंत्रताएं हैं। कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं हैं। अब हम बात करें अनुच्छेद 19 कै का। अनुच्छेद 19(1) कै का। अनुच्छेद 19(1) कै के अंदर मित्रों किसका वर्णन है? वाक अभिव्यक्ति। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता है। ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो किस आधार पर हो सकती है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखिए, ये लिखित हो सकती है। कैसी हो सकती है? ये लिखित हो सकती है। ये नंबर 1। नंबर 2 मौखिक हो सकती है। कैसी हो सकती है? मौखिक हो सकती है। ये नंबर 3 सांकेतिक हो सकती है। कैसी हो सकती है? सांकेतिक। नंबर 3। ये वाक अभिव्यक्ति है, वो हम लिख के अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं, सांकेतिक इशारों में कर सकते हैं। इस प्रकार से 19(1) कै के अंतर्गत या इसके वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसके द्वारा इसमें बोलना, लिखना, कार्टून बनाना, इशारे करना, ये इसके अंदर शामिल है कि वाक अभिव्यक्ति अपने विचारों को व्यक्ति कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है। वो अपने भाषणों के माध्यम से कर सकता है, वो इशारों के माध्यम से कर सकता है, लिख के प्रकट कर सकता है।
लिखित में कर सकता है, मौखिक में अपने विचारों को सांकेतिक में कर सकता है। इसी आधार पर इसमें बोलना, लिखना और कार्टून बनाना और इशारे करना भी इसके अंदर शामिल है मित्रों। तो ये हमें 19(1) क के अंदर है कि इस प्रकार से बोलना, लिखना, कार्टून बनाना और इशारे करना। अब अनुच्छेद 19(1) क के ऊपर, इस अनुच्छेद 19(1) क के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रतिबंध। प्रतिबंध लगाते हैं। वो प्रतिबंध कैसे प्रतिबंध है? वो है अनुच्छेद 19(2). अनुच्छेद 19(2) ये अनुच्छेद इसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है। 19(1) क के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। यह अनुच्छेद कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। कब जोड़ा गया? 1951 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंदर जोड़ा गया कि अनुच्छेद 19(2) इसके ऊपर प्रतिबंध लगाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, देश के विरुद्ध बोल सकता है, कानून व्यवस्था के विरुद्ध बोल सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के विरुद्ध बोल सकता है। तो ऐसे व्यक्ति पर बोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद ने प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया। उसके अंदर हमारे इन स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ अनुच्छेद है वो जोड़ा गया। तो इस प्रकार प्रतिबंध। अब देखिए इसके अंदर एक और देखेंगे हम कि अगर संविधान संशोधन 16वां संविधान संशोधन 1963 में 16वां संविधान संशोधन 1963 के अंदर दो शब्द जोड़े गए। वो था एकता और अखंडता। एकता व अखंडता। एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अब ये 16वें संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से ये एकता व अखंडता शब्द जो जोड़ा गया, वो क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जो व्यक्ति अपने भाषण के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से अपने देश की एकता और अखंडता को वो क्या ना करे, नुकसान नहीं पहुंचाए, हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसका मतलब उनको बनाए रखे, ऐसे व्यक्ति विचार अपने व्यक्त कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये 19(2) इसके ऊपर प्रतिबंध कब लगाएगा? जब व्यक्ति अपने भाषणों के माध्यम से वो नंबर 1 क्या करे? नंबर 1 अगर वो व्यक्ति क्या दे? भाषण, यानी व्यक्ति भाषणों के माध्यम से या अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से क्या करे? देश की कानून व्यवस्था को, किसकी? देश की कानून व्यवस्था को क्या करे? खतरा ना करे या खतरा न पहुंचाए, नुकसान न पहुंचाए। अगर वो व्यक्ति भाषण देता है और देश की कानून व्यवस्था को क्या होता है? खतरा होता है, एकता और अखंडता को नुकसान होता है, तो अनुच्छेद 19(2) उसके ऊपर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। नंबर 2 है भाषण के माध्यम से देश की सुरक्षा को क्या हो जाता है? खतरा। देश की सुरक्षा को क्या हो? खतरा हो। या एक नंबर देश की कानून व्यवस्था क्या हो? कानून व्यवस्था क्या हो? खराब हो, या कानून व्यवस्था क्या हो रही हो? भंग हो रही हो। तो ऐसी कंडीशन में अनुच्छेद 19(1) क के ऊपर क्या लगाएगी? प्रतिबंध। क्या लगाएगी? प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है, प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है। और 2 नंबर कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे भाषण दे जिससे देश की सुरक्षा को क्या हो? खतरा हो,
तब भी ये अनुच्छेद 19(2) प्रतिबंध लगा सकता है। तीसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय संधियां। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अगर एक देश दूसरे देश के साथ संधि कर रहा हो, ठीक है, समझौते कर रहा हो, ऐसी स्थिति के अंदर कोई व्यक्ति भाषण दे रहा हो जिससे देश को क्या हो, या देश की एकता और अखंडता को क्या हो, खतरा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अनुच्छेद 19(2) के अंदर, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) के ऊपर ये क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। दोबारा देखो दोस्तों, अनुच्छेद 19(1) इसके अंदर वाक अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, लिखित में, मौखिक में, सांकेतिक में। अब वो लिख सकता है, मौखिक में बोल सकता है, सांकेतिक इशारे में बता सकता है। बोलना, लिखना, कार्टून बनाना, इशारे करने की स्वतंत्रता इसके अंदर है। अब देखेंगे कि इतना कुछ है कि व्यक्ति बोल सकता है, इशारे कर सकता है, लेकिन कहने का मतलब है ये व्यक्ति गलत भी बोल सकता है। तो ऐसे कौन से ऐसे प्रावधान है जिनसे देश को खतरा, देश की सुरक्षा खतरा, कानून व्यवस्था को खतरा हो, ऐसी कंडीशन के अंदर प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अनुच्छेद 19(2) प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 1 पर। अब 16वें संविधान संशोधन 1963 के अंदर 2 शब्द जोड़े, कहा कि एकता और अखंडता को जो व्यक्ति विचार व्यक्त करता है उनके विचारों के माध्यम से कानून व्यवस्था को, सुरक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को क्या हो, खतरा नहीं हो, उनकी व्यवस्था भंग नहीं हो। ऐसी कंडीशन में अगर भंग हो रही हो तो ऐसे में वो क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे कि इसके अंतर्गत कुछ स्वतंत्रताएं हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंदर कुछ स्वतंत्रताएं हैं मित्रों। तो इसके अंदर देखेंगे कि स्वतंत्रताएं कौन कौन सी। अनुच्छेद 19(1) में एक तो होगी वाक अभिव्यक्ति की, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, नंबर 1। नंबर 2 कौन सी होगी, प्रेस की स्वतंत्रता। नंबर 3 विज्ञापन की स्वतंत्रता। विज्ञापन की क्या है, स्वतंत्रता। तीसरा जो है वो है सूचना व समाचारों की। इस प्रकार की मेन महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंदर है, तो अनुच्छेद 19 के अंदर वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की भी स्वतंत्रता है, विज्ञापन की स्वतंत्रता है, सूचना व समाचारों की भी स्वतंत्रता है 19(1) के अंदर। 19(1) के अंदर। अब हम करेंगे अनुच्छेद 19(1) क, ख, ग, घ, च, छ। अब इस प्रकार से हम 6 स्वतंत्रताओं का जिक्र करेंगे, 7वीं का भी हम करेंगे। पहले हम 7 स्वतंत्रताएं लिखेंगे। अब देखिए 19(1) के अंदर क्या है, वाक अभिव्यक्ति। 19(1) ख, 19(1) ग, 19(1) घ, 19(1) अड़, 19(1) च और 19(1) छ। 1 2 3 4 5 6 7 होगी। इस तरीके से देखें 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इनके अंदर हम करें 19(1) या कहें कि अनुच्छेद 19 के अंदर 7 स्वतंत्रताएं थी, वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं इसके अंदर है। तो वर्तमान में 6 कौन कौन सी है, नंबर 1 क, ख, ग, घ, ड़, च, छ।
ये होगी 7 स्वतंत्रताएं। कितनी? 7 होगी। लेकिन इनमें देखेंगे कि वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन एक स्वतंत्रता कौन सी नहीं है और वो क्या बन गया। तो अभी देखेंगे इसके अंदर है शांतिपूर्वक हथियार रहित शांति पूर्वक सम्मेलन करना। ग के अंदर है संघ व सहकारिता का गठन। प्रवास आगमन की स्वतंत्रता। इसके अंदर हम करेंगे जैसे वाक व्यक्ति स्वतंत्रता होगी, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर लिया, हमने संघ बना लिया, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम करेंगे वहां पर क्या करेंगे? निवास। फिर हमें निवास के बाद में हमें क्या चाहिए? वहां खाने पीने खर्चने के लिए क्या चाहिए? संपत्ति। अब संपत्ति हमारे पास नहीं होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? काम। ये देखो, ये हमारी 7 स्वतंत्रताएं बड़े सिस्टमैटिक ढंग से, बड़े इजी वे से याद करना है अपने को। हमें बोल बोल कर हमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, सहकारिता का गठन करने की, प्रवास कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता और आजीविका की स्वतंत्रता। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से वाक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है हमें बोल बोल के क्या कर रहे हैं? याद करने का इजी तरीका देखें। इसमें पहले सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं? जब भी कोई सम्मेलन होता है तो मित्रों हम क्या करते हैं? बोल बोल के प्रचार करते हैं माइक में से कि फला फला जगह आज क्या हो रही है? असेंबली, सम्मेलन हो रहा है। लेकिन वो सम्मेलन कैसा? शांतिपूर्वक, हथियार रहित। ठीक है ना? ऐसा याद रखना है कि सम्मेलन करना है, पहले बोलना है, वाक अभिव्यक्ति, भाषण देना है, अपने विचारों को प्रकट करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, भाषण दिए कि हमें क्या करना है? सम्मेलन करना है। जब सम्मेलन के लिए सब लोग इकट्ठे हुए तो हमने एक संघ का गठन कर लिया। क्या बनाया हमने? संघ बना लिया। और जो संघ बनता है, जैसे दूर दराज में पैदल यात्री संघ जाता है उसको संघ ही बोलते हैं, और वो जाता है, उनको जाने आने की क्या है? स्वतंत्रता है। तो यहां बोल के प्रचार किया, सब लोग इकट्ठे हुए, सम्मेलन किया 19 में, और गै में हमने क्या कर लिया? संघ बनाया। और उन संघ के लोगों को क्या कहा हमने? क्या कहा कि सारे लोग अपने चलेंगे, कहीं घूमने चलेंगे या कहीं संघ को लेके चलेंगे। तो आवागमन और प्रवास, आने जाने की क्या है? स्वतंत्रता है। मत्था टेक के आने की भी क्या है? स्वतंत्रता। तो संघ जाएगा, और संघ जाएगा तो उन लोगों को अगर वो जगह अच्छी लग गई तो वो वहां क्या करेंगे? निवास करेंगे। लेकिन इसके लिए एक अपवाद था, वो था इतने दिन कौन सा? जेंड के। लेकिन अब नहीं है। जेंड के अपवाद था लेकिन अब नहीं है। तो हमने संघ बोल के सम्मेलन किया, संघ बनाया, और हमने मिलकर कहा कहीं चलेंगे घूमने, कहीं चलेंगे घूमने, कोई रोक टोके नहीं। हमें वो जगह क्या लगी? अच्छी, और हमने क्या कर लिया? वहां निवास कर लिया। तो हमें निवास करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है मित्रों? संपत्ति की। किसकी? संपत्ति की जरूरत पड़ती है। याद आएगी संपत्ति। जब रहेंगे, पॉकेट में पैसे नहीं होंगे तो हमें याद आएगी संपत्ति। भाई हमारे पास है ही नहीं, क्या लेकर आए थे? क्या हमारे पास है? अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आजीविका
यानी हमें कोई रोजमर्रा का कोई साधन कार्य करने की, उद्योग धंधों में कहीं भी आजीविका कमाने की हमें क्या है, स्वतंत्रता है मित्रों। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 19 के अंदर कितनी स्वतंत्रताएं, मूल संविधान में 7, लेकिन वर्तमान के अंदर यह स्वतंत्रता, संपत्ति की जो स्वतंत्रता है, यह स्वतंत्रता नहीं रही, ये क्या बन गया, अधिकार बन गया। क्या बन गया, अधिकार बन गया। क्या बन गया, अधिकार बन गया। क्यों, कैसे बन गया, ये देखिए कि ये 44वें संविधान संशोधन, कितना, कौन सा, 44वें संविधान संशोधन, इस 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 19(1)(च) और वह अनुच्छेद 31 से संपत्ति की स्वतंत्रता को, यहां तो स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार घोषित कर दिया। क्या कर दिया, कानूनी। अब इस अनुच्छेद 19(1)(च) से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मित्रों कि संपत्ति कौन से अनुच्छेद से संपत्ति के स्वतंत्रता को अधिकार घोषित कर दिया, तो अनुच्छेद 19(1)(च) से भी आप ध्यान रखना और अनुच्छेद 31 से भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 19(1)(च) से संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के अंदर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये हमारी क्या थी, स्वतंत्रताएं। ये 7 स्वतंत्रताएं हैं। मूल संविधान की बात करें तो 7 स्वतंत्रताएं आती हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं, 6 स्वतंत्रताएं हैं मित्रों। तो 6 स्वतंत्रताएं ये इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंदर इस प्रकार से दी गई हैं। ये हमारी 6 स्वतंत्रताएं, 7वीं तो है नहीं, संपत्ति का अधिकार घोषित कर दिया। ये हमारी अनुच्छेद 19 के अंदर 6 स्वतंत्रताएं, कितनी, 6। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 19 कंप्लीट हो गया। हम बात करें अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद मित्रों, अनुच्छेद 20 के अंदर क्या है, अपराध का दोष सिद्ध होने पर संरक्षण। अपराधी है, उसका दोष सिद्ध हो गया है, लेकिन उसको क्या क्या संरक्षण है, अपराध का दोष सिद्ध संरक्षण, दोष सिद्ध संरक्षण। अपराधी का दोष सिद्ध संरक्षण कि यानी कोई अपराधी है, उसका दोष सिद्ध हो गया है, तो उसको क्या क्या संरक्षण है। अनुच्छेद 20 कहने का मतलब यह है कि इस 20 के द्वारा क्या प्रावधान किया गया है कि बिना कानून के या बिना विधि के, बिना कानून या विधि के या दोष सिद्ध होने पर ही कानून या विधि के अनुसार उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, दंड या सजा दी जाएगी मित्रों। कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है भैया, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने क्या किया, कोई अपराध क्या किया है, ये अपराध किया, इस व्यक्ति ने अपराध किया है,
लेकिन इस व्यक्ति को क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? इसको सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। लेकिन वो सजा किसके द्वारा मिलेगी? कानून या कैसे कहेंगे, विधि के द्वारा। जब इस व्यक्ति ने जो अपराध किया है वो अपराध क्या हो जाए? क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। ये व्यक्ति अपराधी घोषित हो जाए। किसके माध्यम से? कानून या विधि के माध्यम से। इसी कानून या विधि के माध्यम से उस व्यक्ति को क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 20 के अंदर बिना कानून या विधि के उल्लंघन किए बिना किसी को दंड या सजा नहीं मिलेगी। देखना, ध्यान देना कि बिना कानून या विधि के उल्लंघन के, बिना कानून या विधि के उल्लंघन बिना कानून या विधि के उल्लंघन के दंड नहीं। यानी वो व्यक्ति कोई कानून या विधि का क्या नहीं कर रहा है? उल्लंघन नहीं कर रहा है। बिना कानून या विधि के उल्लंघन किए उसे क्या नहीं मिलेगी? दंड नहीं मिलेगी। और ये अनुच्छेद सभी लोगों के लिए है। सभी नागरिकों के लिए है, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, नागरिक हो या अनागरिक, कहीं का भी हो, सबके लिए फॉर्मूला लागू है कि सजा तभी मिलेगी जया कानून या विधि का वो क्या करे? उल्लंघन करे। तभी उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तभी वो अपराधी घोषित होगा। तभी उसको सजा मिलेगी। न्यायपालिका उसको क्या देगी? सजा देगी, न्याय व्यवस्था। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 20 के अंदर 3 बातें मेन है। वो 3 बातें क्या हैं? देखो, एक नंबर में है अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 20(3). ठीक है ना? इसके अंतर्गत है अनुच्छेद 20(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जिस समय जो व्यक्ति, ध्यान से समझना, कि जिस समय जो व्यक्ति अपराध करता है उसे उसी वसम्य की विधि के अनुसार क्या मिलेगी? सजा। समझ लेना, समझाऊंगा। जिस व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति ने या जिस व्यक्ति ने जब अपराध किया है उसे उसी समय की विधि के अनुसार सजा मिलेगी। अब देखना, वो समझाऊंगा। एक अपराध के लिए एक बार सजा, ठीक है ना? एक बार अपराध के लिए या एक बार अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी, क्योंकि व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो उसे एक बार ही उसी अपराध की सजा मिलेगी। यह समझाएंगे। स्वयं के विरुद्ध
स्वयं के विरुद्ध क्या नहीं, गवाही नहीं। अब समझे मित्रों, ये कोई व्यक्ति है। अब ये राम नाम का कोई व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है आज की डेट में, यानी 6/6/2020 में आज का कोई अपराध किया इस व्यक्ति ने। तो आज इस व्यक्ति ने जो अपराध किया है या अपराधी सिद्ध हो गया है, ये जिस व्यक्ति ने जब अपराध किया है उसे उसी समय की विधि के अनुसार सजा मिलेगी। कहने का मतलब इस व्यक्ति ने आज क्या की, चोरी। चोरी किसकी, मोबाइल की। किसकी कर ली मित्रों, मोबाइल की चोरी की इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति ने आज 6 यानी 6 जून 2020 को कोई मोबाइल की क्या की, उसने चोरी कर ली। और आज की विधि क्या कहती है कि आज की विधि ये कहती है कि मोबाइल की चोरी के अंदर व्यक्ति को ओनली 500 रुपए जुर्माना ही है। आज की विधि ये कहती है कि इस व्यक्ति पर ओनली कितना रुपया, 500 रुपया जुर्माना है। ये व्यक्ति अपराधी है, इसने मोबाइल चुराया है। आज की जब इसको सजा या डिसीजन दिया गया तो उसमें कोर्ट ने क्या कहा कि इसे 500 रुपए भरवा लीजिए, ये आज की विधि का नियम है, और इससे 500 रुपए जुर्माना वसूल लीजिए और इसको भेज दीजिए घर। आज की विधि तो कहती है ये, कहने का मतलब आज की विधि कहती है। कल की विधि यानी आगे आने वाली 10 तारीख को, 10 जून को कोई कानून ऐसा आ गया कि मोबाइल के जुर्म के अंदर उसको 10 साल का कारावास है, कारावास। अब 10 साल का कारावास आया कब है, ये 10 जून को विधि बनी है, 10 जून को विधि बनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस राम को वापस लेके आएंगे थाने में, कोर्ट में, और जज साहब सुनाएंगे कि साहब आपने उस समय मोबाइल चुराया था और आज आपको पुनः एक बार सजा और मिलेगी। कितने साल की, क्योंकि पहले हमने बनाई नहीं थी, अब हमने बना दी है, अब आपको ये मिलेगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से समझना कि इस व्यक्ति ने इस तारीख को जो अपराध किया, उस समय अपराध करने के दंड क्या था, यही मिलेगा इसको। इसके पहले क्या विधि थी, नहीं। इसके बाद क्या विधि है, नहीं। पहले और बाद की विधि इस पर काम नहीं करेगी। एट ए टाइम जिस समय जो विधि है, चाहे इसके अंदर मोबाइल चोरी के जुल्म में इसको कठोर कारावास होता, 20 साल का उम्र कैद होती, तो भी ये काटने को तैयार था, क्योंकि विधि हमारी कहती है, विधि हमारी कहती है। क्योंकि 6 जून की विधि ये कहती है कि इसको मोबाइल चोरी के जुल्म में अपराधी घोषित करते हुए 20 साल का कारावास मिलेगा, तो वो इसको दिया जाएगा। लेकिन पहले क्या विधि थी, बाद में आपने क्या बनाई, ये 0 है, ये चलेगी। जिस दिन अपराध किया है उसे उसी दिन की विधि के अनुसार क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। समझ में आ गया? तो मित्रों आ गया होगा, अनुच्छेद 20(1) आ गया होगा आपको। अब देखेंगे अनुच्छेद 20(2). एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। एक बार जुल्म किए है इस व्यक्ति ने, एक बार, इसको एक बार सजा मिल गई। ये नहीं है कि 6 महीने बेचारे इसने काट लिया कारावास, बाद में कह दे यार 6+ और कर, ऐसा नहीं। एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी, प्रावधान है 20(2) में। समझ आ गया? 20(3) क्या कहता है? 20(3) कहता है स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं। जबरदस्ती किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई गवाही देने वाला नहीं है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध स्वयं से गवाही नहीं ली जाएगी। अगर उस व्यक्ति, क्योंकि
न्यायपालिका क्या मांगती है? विटनेस मांगती है, गवाह मांगती है, सबूत मांगती है। तो जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया है या नहीं किया है, उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपने को सबूत मिले ही नहीं, उसके विरुद्ध कोई गवाही देने को तैयार ही नहीं है, तो वो व्यक्ति बरी है। उस व्यक्ति ने, इसका मतलब उसने जुल्म नहीं किया। लेकिन पुलिस प्रशासन या न्यायपालिका जबरदस्ती उस व्यक्ति से उसके स्वयं के विरुद्ध कोई गवाही नहीं दिला सकते हैं। यह अनुच्छेद 20(3) कहता है। यह अनुच्छेद कौन सा कहता है? 20(3) कहता है मित्रों। तो आज हमने अभी 2 अनुच्छेद किए हैं, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। अपराधी का दोष सिद्ध में संरक्षण भी, इसको क्या संरक्षण है, अगर वो अपराधी है या नहीं है, तो किस समय क्या सजा कैसे मिल सकती है उस व्यक्ति को। देखो, संरक्षण दे रहा है न्यायपालिका, कानून हमें संरक्षण दे रहा है कि व्यक्ति अपने आप के विरुद्ध या प्रशासन, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन अपने या अपराधी के स्वयं के विरुद्ध स्वयं से कोई भी गवाही नहीं लेगा। एक अपराध किए, उस अपराध की एक बार सजा मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। जिस व्यक्ति ने जब अपराध किया है, आज अपराध किया है, तो आज की विधि क्या कहती है? अगर आज की विधि के अंदर उस अपराधी को या उस अपराधी के विरुद्ध जो अपराध किया है उसके अंदर, उसकी विधि के अंदर यह लिखा हुआ है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कोई सजा का, तो वो व्यक्ति सजा नहीं करेगा। कल बन जाएगी नहीं, आज का मतलब आज जिस समय जो अपराधी की सजा सुनाएगी उस वक्त की विधि क्या है, उसी विधि के अनुसार उसको क्या मिलेगी? सजा। ठीक है, थैंक यू। कल अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे का करेंगे। अनुच्छेद 21 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अनुच्छेद 19 भी क्वेश्चन निकालता है हर एग्जाम के अंदर, तो इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अनुच्छेद 21 करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।